हेलो जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए क्लास 10th का ऑल सब्जेक्ट से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं। दोस्तों, उसको आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों, यहाँ से आपके प्रश्न बहुत सारे एग्जाम में देखने को मिलेंगे। दोस्तों, तो वीडियो में बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर एक बार दोस्तों इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको बहुत ज्यादा समझ में आने वाला है और यहाँ से 100% दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दोस्तों, आज हम लोग 100 नंबर की तैयारी करने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहे और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दें। चलिए दोस्तों, पहले आज के इस वीडियो को शानदार तरीके से शुरुआत किया जाए, क्योंकि हम जानते हैं दोस्तों कि यह सभी कंटेंट जो है आपको ऐसा प्रोवाइड नहीं कराया जा सकता है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों हमने बहुत मेहनत करके यह कंटेंट को छांटा है दोस्तों, और मेहनत लगी है। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करके और एक दूसरे से कहकर वीडियो को एक दूसरे के ग्रुप में ज़रूर डाल दें। दोस्तों, आपका पहला सवाल है कि आयु में वृद्धि। दोस्तों, पहला सवाल है कि आयु में वृद्धि होने पर मानव नेत्र में समंजन क्षमता घट जाती है। यह दोष क्या कहलाता है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि अगर आयु में वृद्धि होता है किसी का, तो समांजन क्षमता या तो बढ़ जाता है या फिर घट जाता है। दोस्तों, यानी देखने की जो क्षमता होती है ना दोस्तों, दूर की वस्तु या तो निकट की वस्तु, वह देखने की क्षमता होती है वह घट जाती है। ठीक है ना दोस्तों। तो इस स्थिति में मनुष्य को कौन सा दृष्टि दोष हो जाता है, इसके बारे में पूछा है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि जब नजदीक का वस्तु और दूर का वस्तु न दिखने लगता है, यानी समंजन क्षमता कम हो जाती है दोस्तों, यानी कहने का मतलब होता है कि उसका सिलगड़ी मांसपेशियां जो है दोस्तों, वह सुचारू रूप से काम करना बंद कर देता है। तो कौन सा दृष्टि दोष होता है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि जरा दृष्टि दोष हो जाता है। कौन सा दोष हो जाता है दोस्तों, जरा दृष्टि दोष हो जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना दोस्तों। आपको बता दें कि निकट दृष्टि का दिखाई न देना, यानी कोई व्यक्ति को निकट की वस्तु दिखाई न दे रहा है, तो इसको कौन सा लेंस का उपचार किया जाता है, कौन सा लेंस से उपचार किया जा सकता है और कौन सा बीमारी हो गया है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। दोस्तों, कोई वस्तु नजदीक रखा हुआ है और दिखाई नहीं दे रहा है दोस्तों, ठीक है ना, तो उसको दूर दृष्टि दोष हो गया है। कौन सा दृष्टि दोष दोस्तों, दूर दृष्टि दोष हो गया है। और दूर दृष्टि दोष का उपचार करने के लिए दोस्तों हम लोग उत्तल लेंस का चश्मा लगाते हैं। किसका दोस्तों, उत्तल लेंस का चश्मा लगाते हैं। ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पर देखिए, अगर कोई वस्तु कोई व्यक्ति को दोस्तों निकट दृष्टि दोष हो गया है। निकट दृष्टि दोष कहने का मतलब निकट की वस्तु दिखाई दे रहा है और दूर का वस्तु दिखाई नहीं दे रहा है दोस्तों, तो इसको कौन सा लेंस देना चाहिए। तो दोस्तों, इसको अवतल लेंस का चश्मा देना चाहिए, जिससे यह बीमारी ठीक हो सके। ठीक है ना। अगला दोस्तों क्वेश्चन है, उसका आंसर आप लोग अपने जवाब में दें कि मोतियाबिंद का अगर किसी को बीमारी हो जाए तो कैसे उपचार किया जा सकता है। तो आपको बता दें दोस्तों कि मोतियाबिंद का अगर बीमारी हो जाए तो उसको ऑपरेशन के द्वारा ठीक किया जाता है। ठीक है ना। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों दोस्तों आपका अगला सवाल है, क्या है दोस्तों कि 1, 2 और 3 ओम के 3 प्रतिरोध का श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। दोस्तों, 1, 2 और 3 ओम को दोस्तों 3 प्रतिरोध, कितने प्रतिरोध, 3 प्रतिरोध में जोड़ा जाए दोस्तों, तो समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। दोस्तों, जोड़ने पे बोला है ना, तो यहाँ पर 1 प्रतिरोध हो गया, यहाँ 2 हो गया और यहाँ 3। तीनों को दोस्तों जब श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा दोस्तों, यह पूछा है ना। यानी तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं समतुल्य प्रतिरोध, यानी एक को
जोड़ते हैं, 2 को जोड़ते हैं, 3 को जोड़ते हैं। सिर्फ 1, 2, 3 ही के नहीं दोस्तों, बल्कि ओम भी दिया हुआ है। तो 1 ओम को जोड़ते हैं, 2 ओम को जोड़ते हैं और 3 ओम को जोड़ते हैं तो 6 ओम होता है। कितना होता है दोस्तों? 6 ओम होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जब किसी समतुल्य प्रतिरोध को दोस्तों श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो सब जुट करके जो संख्या आती है वही उसका आंसर हो जाता है। तो इसको अगर 1 में 2 से जोड़ेंगे दोस्तों तो 3 हो जाएगा। 3 और 3 कितना होता है? 6 होता है। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर नहीं किया है वीडियो को तो फटाफट से शेयर कर लें, क्योंकि दोस्तों लाइक की संख्या हमें कम दिख रही है। दोस्तों आपका तीसरा नंबर सवाल कह रहा है कि विद्युत बल्ब में कौन सा गैस भरी जाती है। दोस्तों यह मस्ट भी एक प्रश्न है दोस्तों, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों पूछा गया है कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है। दोस्तों आपको बता दें कि विद्युत बल्ब में दोस्तों निष्क्रिय गैस भरी जाती है। कौन सी गैस दोस्तों? निष्क्रिय गैस भरी जाती है। दोस्तों आपको बता दें कि विद्युत बल्ब जो होता है वह फिलामेंट का बना होता है। लेकिन दोस्तों फिलामेंट जो होता है दोस्तों तार, वह किसका बना होता है? तो टंगस्टन का। किसका दोस्तों? टंगस्टन का बना होता है। ठीक है ना? विद्युत धारा दोस्तों, विद्युत धारा होती है, विद्युत हीटर होता है दोस्तों, वह कौन सी का तार से बना होता है? तो नाइक्रोम के तार से बना होता है। अगर बोल दे कि फिलामेंट कौन से तंतु से बना होता है तो टंगस्टन के तंतु से बना होता है। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों चौथा नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। चौथा नंबर सवाल कह रहा है दोस्तों कि सेल के विद्युत वाहक बल का एसआई मात्रक क्या होता है। दोस्तों बहुत ही अहम सवाल है, आपके एग्जाम में दोस्तों बार बार पूछा जाता है एसआई मात्रक से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन। ठीक है ना? दोस्तों सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है वोल्ट। क्या होता है दोस्तों? वोल्ट होता है। ठीक है ना? दोस्तों विभव का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों? वोल्ट होता है। विभव और विभवांतर दोनों एक ही हुआ। ठीक है ना? चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। दोस्तों ऊर्जा बोले या फिर कार्य, दोनों का एसआई मात्रक की बात किया जाए तो जूल होता है। क्या होता है दोस्तों? जूल होता है। और विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक फटाफट से कमेंट करें दोस्तों। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है दोस्तों। क्या होता है? वाट होता है। और आवेश का एसआई मात्रक बोला जाए दोस्तों तो कूलाम होता है। क्या होता है दोस्तों? कूलाम होता है। और प्रतिरोध का एसआई मात्रक बोला जाए तो क्या कहिएगा दोस्तों? प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। क्या होता है दोस्तों? ओम होता है। अगर आपसे पूछ दे कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है तो आप लोग फटाफट से बता सकते हैं कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। ठीक है ना? दोस्तों अगर कोई इंसान पूछ दे कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है तो ओम मीटर होता है। क्या होता है दोस्तों? ओम मीटर होता है। ठीक है ना? वीडियो समझ में आ रहा होगा दोस्तों तो फटाफट से लाइक करके इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आशा करते हैं कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा और कंटेंट पसंद आए ना दोस्तों तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं तो आप लोगों का फर्ज बनता है दोस्तों कि चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करें। दोस्तों आपका सवाल है दोस्तों कि विद्युत प्रवाह की दिशा मापी जाती है। दोस्तों विद्युत प्रवाह की दिशा मानी जाती है तो कौन कौन दिशा? दोस्तों आप लोगों को पता होनी होनी चाहिए कि विद्युत प्रवाह जो होता है ना दोस्तों, विद्युत प्रवाह अगर मान लीजिए दोस्तों कोई बैटरी है, ठीक है ना, उसमें प्लस भी होता है और माइनस भी होता है। क्या होता है दोस्तों? प्लस होती है और माइनस होती है। तो किस टर्मिनल की तरफ जाती है दोस्तों? यानी ऋण टर्मिनल से धन टर्मिनल की ओर जाती है या फिर धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की तरफ जाती है। तो दोस्तों आपको बता दें कि हमेशा प्लस से माइनस की तरफ जाती है, यानी कि प्लस को धन बोलते हैं और माइनस को ऋण बोलते हैं। तो धन टर्मिनल से दोस्तों ऋण टर्मिनल की तरफ जाती है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आशा करते हैं कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा दोस्तों। तो समझ में आ रहा है तो दोस्तों वीडियो को फटाफट से शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। दोस्तों अपना अगला सवाल है, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाला चित्रों को कहा जाता है। दोस्तों प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाली चित्रों को क्या कहा जाता है, यही प्रश्न कह रहा है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों प्रकाश की किरणों को पथ को दर्शाने वाला
रेखा को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, तो किरण आरेख कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, किरण आरेख कहते हैं। जैसे में यहाँ पर दोस्तों कोई दर्पण बना हुआ है, क्या दोस्तों, दर्पण बना हुआ है, ठीक है ना। और कोई प्रधान अक्ष, ये इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, प्रधान अक्ष। ये जो किरण गया हुआ बीच में, उसको क्या कहते हैं, प्रधान अक्ष कहते हैं। और इसी के समांतर ये किरण गया हुआ दोस्तों, और ये क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट होकर के फोकस पर से गुजर रहा है। कहाँ से गुजर रहा है दोस्तों, फोकस पर से गुजर रहा है, ठीक है ना दोस्तों। तो इसी को क्या बोलते हैं, किरण आरेख बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 7वां नंबर सवाल कह रहा है दोस्तों कि जब प्रकाश की दोस्तों जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। दोस्तों एग्जाम के एंगल से बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है दोस्तों, तो आप सभी इस सवालों को मिस मत कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि बार बार यह सभी सवाल हम नहीं कराने वाले हैं दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों आपका आंसर आ जाना चाहिए कि अभिलंब के निकट मुड़ जाती है। कैसा मुड़ जाती है दोस्तों, अभिलंब के निकट मुड़ जाती है, ठीक है ना। जब दोस्तों यहाँ पर चित्र में हम लोग दर्शाए हैं दोस्तों कि ऊपर अगर हवा रहे और नीचे कांच रहे, ठीक है ना, तो अभिलंब के निकट मुड़ जाएगी। अगर दोस्तों उल्टा हो जाए, यानी कि ऊपर पानी क्या बोलते हैं दोस्तों, ऊपर कांच हो जाए और नीचे दोस्तों हवा हो जाए, तो अभिलंब से दूर हट जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पे बता दें आपको दोस्तों कि इस सवाल में पूछा गया है कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है, तो इस पिक्चर के सहायता से आप लोग समझ रहे होंगे दोस्तों कि ऊपर हवा है, क्या दोस्तों, ऊपर हवा है, नीचे क्या है, कांच है, ठीक है ना। तो हवा को विरल माध्यम कहते हैं और कांच को सघन माध्यम कहते हैं। दोस्तों आपसे ऐसा भी सवाल किया जा सकता है एग्जाम में कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, कितनी होती है दोस्तों, तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर या 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, ठीक है ना। इस बात को आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि यह सभी सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है ना। चलिए दोस्तों देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, ठीक है ना। यह सभी सवाल क्लियर हो गए दोस्तों, फटाफट से हमें कमेंट करके बताएं आप सभी। दोस्तों आपका 8वां नंबर सवाल कह रहा है दोस्तों कि एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है। कितना डायोप्टर है दोस्तों, एक डायोप्टर है। तो उस लेंस की फोकस दूरी है दोस्तों, लेंस की फोकस दूरी पूछा है। यदि किसी लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है दोस्तों, तो उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पर लेंस की क्षमता दिया हुआ यानी पावर दिया हुआ 1D यानी एक डायोप्टर, कितना दिया हुआ है, एक डायोप्टर। और देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों सेंटीमीटर में दिया हुआ दोस्तों, सभी सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो हम दोस्तों इसको लिखेंगे 100/1। क्या लिखेंगे दोस्तों, फोकस बराबर यानी फोकस कितना दिया हुआ है दोस्तों, फोकस दूरी को हम लिखेंगे सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो 100/1 लिखेंगे दोस्तों। 100/1 कितना मरते में कटेगा, 100 मरते में कटेगा। यह अवतल दर्पण में है या फिर उत्तल दर्पण में है दोस्तों, उत्तल दर्पण में है, तो उत्तल दर्पण धनात्मक होता है, यानी कि +100 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना सेंटीमीटर होगा दोस्तों, +100 सेंटीमीटर हो जाएगा। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तल लेंस या फिर उत्तल दर्पण में फोकस दूरी कितना, फोकस कैसा बनता है दोस्तों, तो धनात्मक बनता है। अगर अवतल लेंस या फिर अवतल दर्पण की बात किया जाए, तो इसमें भी फोकस जो होता है दोस्तों ऋणात्मक बनता है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों अपना अगला सवाल है कि पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है। दोस्तों आवर्धन क्षमता अगर पतला है दोस्तों तो कम होगा, और अगर मोटा है तो लेंस की क्षमता क्या होगी दोस्तों, अधिक होगी। यहाँ पर पतले लेंस की आवर्धन पूछा गया है तो कम होगा, ठीक है ना। अगर मोटा लेंस की आवर्धन पूछता तो यह क्या होता दोस्तों, अधिक होता। मोटा तो अधिक और पतला तो कम, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों 10वां नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। 10वां नंबर सवाल कह रहा है दोस्तों कि निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है। दोस्तों निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में क्या होता है दोस्तों, इस चीज को हम लोग देखते हैं। दोस्तों जिस व्यक्ति को अगर निकट दृष्टि दोष हो जाए उसके बारे में देखते हैं दोस्तों।
अगर किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हो जाए, यानी निकट की वस्तु दिखे और दूर की वस्तु नहीं दिखे दोस्तों, तो जिस वस्तु यानी कि जिस व्यक्ति को निकट की वस्तु दिख रहा है दोस्तों, उसको अवतल लेंस का चश्मा देना चाहिए। किस लेंस का दोस्तों? अवतल लेंस का चश्मा देना चाहिए दोस्तों। अगर दूर का वस्तु दिखाई दे रहा है दोस्तों, तो उसको उत्तल लेंस का चश्मा देना चाहिए। आपको एक और बात बताकर क्लियर कर दे दोस्तों, कि जिस व्यक्ति को निकट का वस्तु दिखाई दे रहा है, यानी उसको निकट दृष्टि दोष हुआ है। अगर दूर का वस्तु दिखाई दे रहा है दोस्तों, तो उसको दूर दृष्टि दोष हुआ है। यानी कि जहां रखी वस्तु दिखाई दे रहा है दोस्तों, उसको वही दृष्टि दोष हुआ है। ठीक है ना दोस्तों? आशा करते हैं आप सभी को समझ में आ रहा होगा दोस्तों। दोस्तों, तो यहाँ पर आगे बढ़ते, तो हम बता दें आपको दोस्तों, कि जड़ा दृष्टि दोष हो जाए ना जिसको, उसको द्विफोक्सी लेंस या फिर बाइफोकल लेंस का उपयोग करना चाहिए, और उसको उसी का चश्मा देना चाहिए। ठीक है ना दोस्तों? अगर किसी को अबिंदुकता हो जाए तो उसको बेलनाकार लेंस देना चाहिए। क्या देना चाहिए दोस्तों? बेलनाकार लेंस देना चाहिए। ठीक है ना? फटाफट से दोस्तों इस सेशन को शेयर कर दे, जिन लोगों ने अभी तक इस सेशन को शेयर नहीं किए हैं दोस्तों। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को चश्मा कौन सा देना चाहिए? अब तो क्लियर हो गया होगा दोस्तों। अवतल लेंस का चश्मा देना चाहिए। किसका दोस्तों? अवतल लेंस का, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगला सवाल क्या रहा है कि कॉर्निया के पीछे एक संचरण क्या है दोस्तों? कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है। दोस्तों, कॉर्निया के पीछे क्या संरचना होती है दोस्तों? तो आइरिस या फिर परिताड़िका, दोनों एक ही होता है दोस्तों। यही संरचना होती है। ठीक है ना? डी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे कदमों से। और अपने क्लास 10th की तैयारी करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी सारा पीडीएफ पैनल दोस्तों हमने क्वेश्चन आंसर के द्वारा करवा चुके हैं दोस्तों। जो आपके मस्ट वीवीआई प्रश्न होने वाले थे, जाकर के प्लेलिस्ट में आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों, आपका अगला सवाल है दोस्तों कि लोहे की परमाणु संख्या होती है। फटाफट से कमेंट करें दोस्तों कि लोहे की परमाणु संख्या क्या होती है, कितना होती है दोस्तों। संकेत की बात किया जाए दोस्तों, तो लोहा का संकेत होता है एफ ई होता है। कितना दोस्तों? एफ ई होता है। और इसका दोस्तों परमाणु संख्या 26 होता है, यानी 26 होता है। कितना होता है? 26 होता है। ठीक है ना? कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है दोस्तों? फटाफट से कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों। कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है। कितना होता है? 6 होता है दोस्तों। अगर हम ऑक्सीजन का बात कर लें दोस्तों, तो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या की बात किया जाए, तो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है दोस्तों। कभी कभी दोस्तों आपसे हाइड्रोजन का भी परमाणु संख्या पूछ लिया जाता है। हाँ दोस्तों, भले ही वह 1 नंबर पे आता है, ठीक है ना, लेकिन हाइड्रोजन का भी परमाणु संख्या पूछ लेता है, तो आपको बता दें कि हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 हो जाएगा। कितना होगा दोस्तों? 1। ठीक है ना दोस्तों? हीलियम का परमाणु संख्या कितना होगा? हीलियम का दोस्तों He2 होता है। कितना होता है दोस्तों? 2 होता है, यानी 2 होता है। ठीक है ना दोस्तों? कम से कम 1 से लेकर के 30 तक तो परमाणु संख्या आप लोगों को याद होनी चाहिए, क्योंकि आप क्लास 10th के एग्जाम देने जाने वाले हैं दोस्तों। तो फटाफट से आप लोग इस दोस्तों रूल्स को फॉलो करें और याद कर ले 1 से लेकर के 30 तक के एलिमेंट्स नेम। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों 13 नंबर सवाल क्या रहा है कि पोटास एलम होते हैं। दोस्तों, पोटास एलम क्या होते हैं? तो एक दिक लवण होता है। क्या होता है दोस्तों? एक दिक लवण होता है। डी इज राइट आंसर। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल कह रहा है कि धातुओं तथा मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता बहुत कम होती है दोस्तों, जिसका परिसर है, जिसका परिसर कितना है दोस्तों? तो 10 कितना है? 10 के पावर -82 मीटर से 10 के पावर 62 ओम मीटर होते हैं। ठीक है ना? ये इज राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों 15 नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। 15 नंबर सवाल कह रहा है दोस्तों कि लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होती है। यानी दोस्तों लोहा पर अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालेंगे, यानी लोहा को
या फिर ऐसे बोल सकते हैं लोहा को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया कराएंगे दोस्तों, तो क्या बनाएगा दोस्तों? तो हाइड्रोजन गैस दोस्तों क्या करेगा? मुक्त करेगा और FeCl2 मिल जाएगा, ठीक है ना। यानी कि दोस्तों आयरन क्लोराइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस क्या करता है दोस्तों? तो मुक्त करता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनाता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों कि डायनेमो के द्वारा बदला जाता है। दोस्तों डायनेमो के द्वारा क्या बदला जाता है दोस्तों? डायनेमो के द्वारा क्या बदला जाता है? तो दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। दोस्तों यांत्रिक कहने का मतलब क्या हुआ? किसी चीज से द्वारा किसी चीज के द्वारा दोस्तों विद्युत को बनाया जा रहा है, ठीक है ना। और बनाते बनाते ऊर्जा में कन्वर्ट करके दोस्तों विद्युत ऊर्जा में बदला जा रहा है, ठीक है ना। चलिए दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। अगर बोल दिया जाए दोस्तों कि विद्युत मोटर जो होता है वह विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलती है, तो वह किसमें बदलता है दोस्तों? यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। किसमें? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत मोटर बदलता है। लेकिन डायनोमो की बात किया जाए दोस्तों तो विपरीत होता है, उल्टा होता है। यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों अपना अगला सवाल है कि वायुमंडल में CO2 गैस उपस्थित है। दोस्तों पूछा गया है कि वायुमंडल में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है दोस्तों कितना प्रतिशत उपस्थित है। तो आपको बता दें दोस्तों कि 0.03% अपने वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित है, ठीक है ना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए फटाफट से इस सेशन को दोस्तों शेयर कर दें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करके कमेंट जरूर करके बताएं कि कितना आप लोगों को अभी तक सही हुआ है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम पाया जाता है। दोस्तों आपको बता दें कि मैग्नीशियम का संकेत होता है Mg। क्या होता है भाई? मैग्नीशियम का संकेत Mg होता है, ठीक है ना। और दोस्तों मैग्नीशियम पाया जाता है तो कहाँ? तो क्लोरोफिल में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है दोस्तों? क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 19 नंबर सवाल क्या रहा है कि प्रकाश का क्या है दोस्तों? प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? दोस्तों आपको बता दें कि प्रकाश के अपवर्तन के तो 2 नियम हैं, लेकिन प्रकाश के परावर्तन के भी कितने नियम है दोस्तों? तो प्रकाश के परावर्तन के भी 2 नियम है, ठीक है ना। आप लोग दोस्तों वीडियो में बने रहे। सारे सवाल हम VVI छांट करके लाए हैं दोस्तों, जो आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। दोस्तों 20 नंबर सवाल कह रहा है कि क्लोरोफार्म मनुष्य के शरीर में कहाँ पाया जाता है? दोस्तों छोटी आंत बड़ी आंत का नाम तो सुने होंगे आप लोग, ठीक है ना। तो दोस्तों क्लोरोफार्म जो होते हैं ना वह आंत में ही पाए जाते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, आंत में, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 21 नंबर सवाल कह रहा है दोस्तों कि जैव गैस एक उत्तम ईंधन है। दोस्तों क्या है दोस्तों? जैव गैस एक उत्तम ईंधन है क्योंकि इसमें मेथेन गैस पाई जाती है। कौन सा गैस पाई जाती है दोस्तों? मेथेन गैस। दोस्तों जैव गैस को ही हम लोग बायोगैस बोलते हैं और गोबर गैस बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? गोबर गैस और बायोगैस। अगर पूछ दिया जाए कि दोस्तों बायोगैस में उत्तम ईंधन होती है ना दोस्तों, क्योंकि इसमें दोस्तों मेथेन गैस पाया जाता है, लेकिन कितना पाया जाता है? तो 75% पाया जाता है। कितना दोस्तों? 75% पाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल कह रहा है दोस्तों कि जिंक तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनाता है? दोस्तों जिंक बोले, जिंक ब्लेड बोले, ठीक है ना, कोई टेंशन की बात नहीं है, ZN भी बोल सकता है दोस्तों। तो कह रहा है कि जिंक यानी ZN तथा
तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन सा गैस बनाता है? दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक कहने का मतलब HCl होता है। क्या होता है दोस्तों? HCl होता है दोस्तों। और इसके फलस्वरूप यानी अभिक्रिया कराएंगे Zn प्लस HCl को तो क्या बनाता है दोस्तों? जिंक क्लोराइड बनाता है यानी कि ZnCl2 बनाता है। और हाइड्रोजन गैस जो होता है दोस्तों ऊपर की ओर मुक्त कर देता है। क्या करता है? मुक्त कर देता है, ठीक है ना, छोड़ देता है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर CH2, क्योंकि हाइड्रोजन गैस जो होती है ना वह बाहर की तरफ मूव करता है दोस्तों, यानी कि मुक्त कर देता है, छोड़ देता है। दोस्तों Zn प्लस H2SO4 को क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका अभिक्रिया करवाएंगे दोस्तों तो बनाएगा ZnSO4 प्लस H2 गैस जो है वह मुक्त कर देगा। ZnSO4 कहने का मतलब जिंक सल्फेट, ठीक है ना दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल कह रहा है दोस्तों कि एक रोजिया, क्या है दोस्तों? एक राजिया दोस्तों क्या कह रहा है दोस्तों? एक रोजिया को क्या कहते हैं दोस्तों? तो अम्लराज भी कहते हैं, ठीक है ना, एकरा रेजिया, ठीक है ना। एकरा रेजिया को दोस्तों हम लोग अम्लराज भी कहते हैं। लेकिन कहा गया है कि एक्रोरेजिया दोस्तों रॉयल जल, इसको रॉयल जल बोल सकते हैं दोस्तों या फिर अम्लराज बोल सकते हैं, ठीक है ना। किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण होता है? दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सबसे घातक अम्ल होता है, सबसे प्रबल अम्ल होता है, ठीक है ना। HCl होता है, इसका सूत्र क्या होता है? HCl होता है। और कहा गया है सांद्र अम्ल, सांद्र अम्ल दोस्तों HNO3 होता है। क्या होता है दोस्तों? HNO3। दोस्तों तो HCl में 3 होते हैं और HN कितना है दोस्तों? HNO3 में 1 होते हैं, ठीक है ना। तो यानी कि HCl में 3 और HNO3 में 1 होते हैं, तो 3:1 इसका राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल कह रहा है दोस्तों 24 नंबर की ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस होता है। दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग के लिए दोस्तों कौन सा गैस उत्तरदायी होता है? तो CO2 दोस्तों, CO2 गैस उत्तरदायी होता है। अगला सवाल कह रहा है दोस्तों कि तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? दोस्तों तारापुर जो स्थित है, कहाँ स्थित है दोस्तों? तो महाराष्ट्र में स्थित है दोस्तों। लेकिन नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो बता दे दोस्तों कि तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र जो है वह महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ है दोस्तों? महाराष्ट्र में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर A हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल कह रहा है दोस्तों कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? दोस्तों कहा गया है कि सरदार सरोवर बांध जो है वह किस नदी पे बंधा है दोस्तों? किस नदी पर बना है? दोस्तों आपको बता दें कि नर्मदा नर्मदा नदी होता है ना दोस्तों, कि नर्मदा नदी उसी पर दोस्तों सरदार सरोवर बांध बना है, ठीक है ना। तो देखते हैं दोस्तों। दोस्तों आपको बता दें कि नर्मदा बांध बचाओ आंदोलन हुआ था दोस्तों, वह किसके पार्टी से था? वह उसका नेता कौन था दोस्तों? तो मेघा पाटेकर थी दोस्तों, वह महिला थी। कौन थी दोस्तों? मेघा पाटेकर थी दोस्तों। वह कौन सा बांध पे बना है दोस्तों? तो सरदार सरोवर बांध पे बना है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों आपका अगला सवाल कह रहा है कि बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का बना होता है या फिर मुख्य अयस्क है? दोस्तों पूछा गया है कि बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का बना होता है? दोस्तों अगर लोहा की बात किया जाए दोस्तों तो लोहा 3 अयस्क से मिलकर बना होता है, हेमेटाइट, मेगेनाइट और लिमोनाइट, ठीक है ना दोस्तों। ठीक है, 3 अयस्क मिलकर बने होते हैं दोस्तों। अपारा जो होते हैं वह सिनेवार का बना होता है, ठीक है ना, सिनेवार अयस्क से बना होता है। जस्ता का बात किया जाए दोस्तों तो जस्ता जो होता है वह जिंक ब्लेड अयस्क से बने होते हैं। लेकिन बॉक्साइट का दोस्तों पूछा गया है कि किस धातु का मुख्य अयस्क है? बॉक्साइट दोस्तों किसका मुख्य अयस्क है? तो एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क है, ठीक है ना। पूछ देगा दोस्तों कि लोहा किसका मुख्य अयस्क है? तो हेमेटाइट, मैंगेनाइट और लिमेनाइट का, ठीक है ना।
अगर दोस्तों आपसे पूछते पारा किसका मुख्य अयस्क है, तो सिनेवाड़ का। जस्ता तो जिंक प्लेट का। जस्ता का दोस्तों जस्ता का सूत्र क्या होता है दोस्तों, संकेत क्या होता है दोस्तों, तो Zn होता है। क्या होता है दोस्तों, Zn होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 28वां नंबर सवाल क्या रहा दोस्तों कि क्या है दोस्तों, सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं। दोस्तों कहा गया है कि सीसा और टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं। दोस्तों सीसा और टीन की मिश्र धातु को सोल्डर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, सोल्डर कहते हैं। पीतल का मिश्र धातु कौन कौन हो सकता है दोस्तों, यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों एक ट्रिक है पिताजी। क्या दोस्तों, पिताजी एक ट्रिक है। पी से क्या होता है दोस्तों, पीतल होता है। ता से तांबा होता है और ज से जस्ता होता है, यानी Zn। पिताजी एक क्या है दोस्तों, ट्रिक है। यानी कि कोई पूछ देगा दोस्तों कि पीतल किसका किसका मिश्र धातु होता है, तो पीतल दोस्तों 3 मिश्र धातु से मिलकर बने होते हैं पिताजी। कौन दोस्तों, पिताजी। पी से क्या होता है, पी से पीतल होता है। ता से दोस्तों तांबा होता है और ज से जस्ता होता है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल क्या रहा है दोस्तों कि कार्बोनॉक्सिल क्या है दोस्तों, कार्बोक्सिलिक एसिड समूह कौन सा है। कार्बोक्सिलिक एसिड समूह कौन सा है दोस्तों, यह पूछा गया है। तो दोस्तों कार्बोलिक क्या है दोस्तों, कार्बोक्सिलिक एसिड समूह जो है वह COOH है। क्या दोस्तों, COOH। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तीसरा नंबर सवाल कह रहा है दोस्तों कि वह प्रक्रम जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पाद होता है दोस्तों, वह कहलाता है। तो दोस्तों वह प्रक्रम जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है, किसका दोस्तों, ऊर्जा का उत्पादन होता है, वह श्वसन कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, श्वसन कहलाता है दोस्तों। ग्लूकोज का सूत्र अगर पूछ दिया जाए दोस्तों, तो ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6 होता है। ठीक है ना। अगर दोस्तों ग्लूकोज और O2 को मिलाते हैं दोस्तों, तो CO2 प्लस H2O और प्लस में क्या बनाता है दोस्तों, तो ऊर्जा बनाता है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों अगला सवाल कह रहा है कि पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया होती है। कौन सी क्रिया है दोस्तों, यह नया क्वेश्चन है। तो माइटोकॉन्ड्रिया होती है दोस्तों। क्या होती है दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है वह ऊर्जा देती है। दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का ऊतक भी कहा जाता है इसको। माइटोकॉन्ड्रिया का पावर हाउस, पावर होम या फिर कोशिका का ऊर्जा गृह भी कहा जाता है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला सवाल क्या कह रहा है दोस्तों कि पर्यावर्ती चाप कहाँ बनते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है कि पर्यावर्ती चाप कहाँ बनते हैं, तो मेरु रज्जु पे बनते हैं। कहाँ बनते हैं दोस्तों, मेरु रज्जु पे पर्यावर्ती चाप बनते हैं। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल कह रहा है कि द्विखंडन होते हैं। दोस्तों द्विखंडन कहाँ होते हैं, तो अमीबा में होते हैं। दोस्तों अमीबा का दूसरा नाम क्या होता है, बहुखंडन। क्या होता है दोस्तों, बहुखंडन। और बहुखंडन भोजन किससे तैयार करता है, तो कुटपात के द्वारा तैयार करता है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों अगला सवाल कह रहा है कि पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है। दोस्तों पुष्प का यानी कि पत्ता का कौन सा भाग दोस्तों क्या बनाता है, तो परागकण बनाता है। यानी कि पुंकेसर जो है ना वह परागकण बनाता है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल कह रहा है दोस्तों कि जिन शब्द किसने प्रस्तुत किया। दोस्तों जिन शब्द की बात किया जाए तो जॉनसन ने प्रस्तुत किया था। किस शब्द का दोस्तों, तो जीन शब्द का। जीन को अनुवांशिकता भी कहते हैं। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों अगला सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों आपका अगला सवाल है दोस्तों कि जर्मनी राइजन क्या है दोस्तों, जर्मनी राइजन राज्य का निर्माण कहाँ और किसने किया था। दोस्तों यहाँ सवाल किया गया कि जर्मनी राइजन का क्या दोस्तों, जर्मनी राइजन राज्य का निर्माण किसने किया था। तो दोस्तों आपको बता दें कि जर्मनी राइजन राज्य का दोस्तों निर्माण किया था
नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। कौन किया था दोस्तों? नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। चलिए इसके बारे में हिस्ट्री दोस्तों थोड़ा सा समय लेकर के जानते हैं। दोस्तों नेपोलियन बोनापार्ट जो था वह 1789 ईस्वी में राजनीतिक में प्रवेश किया था। कब किया था दोस्तों? तो 1789 ईस्वी में राजनीतिक में क्या किया था दोस्तों? प्रवेश किया था। ठीक है ना। और दोस्तों इसके बारे में बता दिया जाए तो यह सेनापति भी था। नेपोलियन बोनापार्ट था दोस्तों, वह सेनापति भी था। ठीक है ना। और 1804 ईस्वी में दोस्तों यह सम्राट बना था। कब बना था दोस्तों? 1804 ईस्वी में यह सम्राट बना था। इसका एक कानून भी था दोस्तों, नेपोलियन संहिता। कौन सी कानून था दोस्तों? नेपोलियन संहिता, जो कोड 5 के अंतर्गत आता था। ठीक है ना। दोस्तों आगे बता दें आपको कि यह जो था वह वाटरलू के युद्ध में हार गया था। कौन दोस्तों? तो नेपोलियन बोनापार्ट जो था वह वाटरलू के युद्ध में हार गया था। ठीक है ना। इस बात को आप लोग ध्यानबद्ध तरीके से देख लीजिए दोस्तों, और कॉपी में इसे उतारने की प्रयास कीजिए। दोस्तों अगला सवाल क्या रहा है कि कार्बनिक संगठन किस वर्ष हुआ? दोस्तों कहा गया है कि कार्बनिक संगठन जो है वह किस वर्ष हुआ था दोस्तों? तो 1810 ईस्वी में हुआ था। इटली, किसके किसके बीच में दोस्तों? इटली का और यूरोप का दोस्तों कार्बनिक संगठन हुआ था दोस्तों। किसके द्वारा दोस्तों? तो मेजनी के द्वारा। ठीक है ना दोस्तों। इटली और यंग यूरोप है ना दोस्तों, यंग यूरोप की बात किया जाए या फिर यंग इटली का बात किया जाए, और किसका सबसे पहले खोज किया था दोस्तों? तो मेजनी ने किया था। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। दोस्तों अगला सवाल कह रहा है कि कम्युनिस्ट, क्या दोस्तों? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? दोस्तों यह सवाल बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। 1848 ईस्वी में कार्ल मार्क्स के द्वारा, या फिर कार्ल मार्क्स के दोस्त थे दोस्तों फ्रेडरिक एंगल्स दोस्तों, उनके द्वारा कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किया गया था। एक और बुक प्रकाशन हुआ था दोस्तों, दास कैपिटल, कार्ल मार्क्स के द्वारा किया गया था दोस्तों, दास कैपिटल। यह दोस्तों समाजवादियों का बाइबल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? तो समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है। ठीक है ना। दोस्तों कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखा हुआ यह बुक है। कौन बुक है दोस्तों? तो दास कैपिटल है। ठीक है ना। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा दोस्तों। मैनिफेस्टो किसे कहा जाता है? तो मैनिफेस्टो दोस्तों साम्यवादी घोषणा पत्र को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सामान्यवादी घोषणा पत्र को कहा जाता है, साम्यवादी घोषणा पत्र को। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों अगला सवाल है कि फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता कौन है? दोस्तों कहा गया है कि फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का दोस्तों जन्मदाता कौन है? तो सेंट साइमन है वह समाजवादी दोस्तों फ्रांसीसी समाजवादी के विकास का जन्मदाता कहा जाता है। ठीक है ना दोस्तों। यह यूरोपियन का दोस्तों यूरोपियन समाजवादी था। कहा था दोस्तों? सेंट साइमन जो था यूरोपियन समाजवादी था। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल कह रहा है दोस्तों कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का क्या है दोस्तों? इंडियन नेशनल कांग्रेस का क्या है? संस्थापक कौन था दोस्तों? यह क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक कौन था। तो दोस्तों आपको बता दें कि एओ हुम्यू, कौन था दोस्तों? एओ हुम थे। ठीक है ना दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल कह रहा है दोस्तों कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत किसका गठन किया गया था? दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत कौन किसको दोस्तों गठन किया गया था? तो हंटर समिति का गठन किया गया था। किस समिति का दोस्तों? तो हंटर समिति का गठन किया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात किया जाए दोस्तों तो 1919 ईस्वी में हुआ था, पंजाब के अमृतसर में। कहा हुआ था दोस्तों? तो पंजाब के अमृतसर में हुआ था। और किस दिन हुआ था दोस्तों? तो वैसाखी के दिन हुआ था। ठीक है ना। और किसके द्वारा हत्याकांड करवाया गया था? तो जनरल ओ डायर के द्वारा यह हत्याकांड करवाया गया था। दोस्तों आपसे यह भी सवाल पूछा जाएगा दोस्तों कि गांधी जी दोस्तों गांधी जी उपाधि लौटाए थे। दोस्तों गांधी जी किस चीज का उपाधि लौटा दिए थे? या फिर रविंद्रनाथ जो थे दोस्तों, रविंद्रनाथ ठाकुर या फिर रविंद्रनाथ टैगोर भी कहते हैं दोस्तों उनको, वह किनका उपाधि दोस्तों लौटा दिए थे? तो दोस्तों रविंद्रनाथ
की को दोस्तों नाइट का उपाधि मिला था, उनको वह लौटा दिए थे। और गांधी जी को किस चीज का उपाधि मिला था दोस्तों? तो कैसरे हिंद का उपाधि मिला था। क्या मिला था दोस्तों? कैसरे हिंद का उपाधि मिला था, लेकिन उन्होंने उन्होंने भी लौटा दिए थे। ठीक है ना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। दोस्तों अगला सवाल कह रहा है कि भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था? दोस्तों भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट 1881 ईस्वी में पारित किया गया था। ठीक है ना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल कह रहा है कि आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया है? औद्योगिकरण कहने का मतलब क्या होता है? औद्योगिकरण दोस्तों, औद्योगिकरण का शुरुआत दोस्तों सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ होता दोस्तों? इंग्लैंड में हुआ था। और सबसे ज्यादा प्रभावित दोस्तों किस गहन के रूप से हुआ था? तो शहरीकरण के शहरीकरण से प्रभावित हुआ था। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल कह रहा है दोस्तों कि क्या दोस्तों विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? दोस्तों विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? दोस्तों 1929 ईस्वी में आरंभ हुआ था। दोस्तों कहाँ से? तो अमेरिका। कहाँ दोस्तों? अमेरिका। अमेरिका के राष्ट्रपति दोस्तों दोस्तों उस समय के कौन थे दोस्तों? अगर पूछ देगा दोस्तों विश्वव्यापी आर्थिक संकट 1929 में जब आरंभ हुआ था दोस्तों, तो कहां से हुआ था दोस्तों? तो अमेरिका से। और अमेरिका का उस समय का राष्ट्रपति कौन था दोस्तों? तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट था। ठीक है ना। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा दोस्तों, क्योंकि यह सभी एग्जाम में पूछे जाएंगे आपके। दोस्तों 45 नंबर सवाल कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी दोस्तों? तो 1995 ईस्वी में किया गया था। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों 46 नंबर। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कब किया गया था या फिर कहाँ हुआ था दोस्तों? दोस्तों आपको बता दें कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत दोस्तों चीन में किया गया था। और चीन में क्या दोस्तों ब्लॉक प्रिंटिंग एक क्या चीज का दोस्तों? तो लकड़ी का बनाया गया था दोस्तों। वह कहाँ पे गया था दोस्तों? तो सर्वप्रथम दोस्तों कहाँ गया था? तो यूरोप में। इटली किसके द्वारा पहुंचा था दोस्तों? तो मार्को पोलो को द्वारा दोस्तों यूरोप में ब्लॉक प्रिंटिंग पहुंचाया गया था। ठीक है ना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यूरोप में कहा दोस्तों? तो यूरोप में इटली में पहुंचाया गया था। ठीक है ना। किसके द्वारा पहुंचाया गया दोस्तों? तो मार्को पोलो को द्वारा पहुंचाया गया था। सर्वप्रथम बना था चीन में ब्लॉक प्रिंटिंग। ठीक है ना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला सवाल है कि भारत में पहला छापा खाना किन लोगों ने लगाया था दोस्तों? तो पुर्तगालियों ने दोस्तों भारत में पहला छापा खाना लगाया था। ठीक है ना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल कह रहा है दोस्तों कि सीमेंट क्या है दोस्तों? सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है दोस्तों? तो दोस्तों सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल जो है दोस्तों वह चूना पत्थर है। कौन है दोस्तों? चूना पत्थर। ए इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है दोस्तों किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? दोस्तों कहा गया है दोस्तों कि किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? तो आपको बता दें दोस्तों कि असम में खनिज तेल का सबसे विशाल भंडार है। ये इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 50 दोस्तों। अब हम लोग पुराने वाले हैं। 50 नंबर कह रहा है सवाल की चावल के उत्पादन में कौन राज्य प्रथम है? यानी कि चावल के उत्पादन में दोस्तों सबसे पहला राज्य कौन है दोस्तों? दोस्तों तो चावल के उत्पादन में प्रथम राज्य पश्चिम बंगाल आता है, यानी कि डी आंसर इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 51 नंबर सवाल कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित में कौन खड़ी फसल नहीं है दोस्तों? दोस्तों धान जो है वह खड़ी फसल है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर खड़ी फसल नहीं है, यानी कि गेहूं जो है वह रबी फसल है। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों 52 नंबर सवाल कह रहा है कि भारत का
सर्वाधिक विदेशी व्यापार किस मार्ग द्वारा होता है? तो दोस्तों सबसे सस्ता परिवहन होता है वो जल मार्ग होता है। समुद्री मार्ग के द्वारा दोस्तों सबसे सभी विदेशियों में दोस्तों विदेश में हम लोग सामान को क्या करते हैं दोस्तों, तो ट्रांसपोर्ट के द्वारा पहुंचाते हैं। ठीक है ना, समुद्री मार्ग सबसे सस्ता मार्ग होता है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों 53 नंबर कि हेस्यूर विधि में अधिक ढालुओं भाग कैसा दिखाई देता है? ठीक है ना दोस्तों, तो काला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है कि इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? तो इंडिका पुस्तक के लेखक मेगास्थनीज है। कौन है दोस्तों? मेगास्थनीज है। किसके लेखक है? तो इंडिका पुस्तक के। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अमेरिका में अश्वेत, अश्वेत कहने का मतलब काला होता है। क्या होता है दोस्तों? अश्वेत शक्ति आंदोलन अग्र रूप से कब उभरा था दोस्तों? तो अमेरिका में दोस्तों 1966 ईस्वी में काला शक्ति आंदोलन अग्र रूप से उभरा था। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल कह रहा है दोस्तों कि सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई थी दोस्तों? तो राजस्थान से हुई थी दोस्तों। कब लागू किया गया था आंदोलन दोस्तों? तो 2005 में। ठीक है ना, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दो, दोस्तों आपका अगला सवाल है कि किस राज्य में चुनाव नियमित रूप से होता है? दोस्तों लोकतंत्र जो होता है ना वह नियमित रूप से होता है। ठीक है ना, किस सरकार में चुनाव नियमित रूप से होता है दोस्तों? तो लोकतंत्र की सरकार में चुनाव किस रूप से होता है दोस्तों? तो नियमित रूप से होता है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 58 नंबर सवाल क्या रहा है दोस्तों कि इसमें से कौन से देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है? दोस्तों समाजवादी अर्थव्यवस्था की बात किया जाए तो रूस में दोस्तों क्या दोस्तों समाजवादी अर्थव्यवस्था है। ठीक है ना, दोस्तों अर्थव्यवस्था की बात किया जाए तो अर्थव्यवस्था तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? तीन प्रकार के होते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था दोस्तों, और मिश्रवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है ना, तो अपने देश में जो भारत में जो चल रहा है दोस्तों वह मिश्र भारत चल रहा है। ठीक है ना, मिश्र भारत यानी मिश्रवादी अर्थव्यवस्था चल रहा है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों कि 11वीं क्या है दोस्तों? 11वीं पंच वर्षीय योजना की अवधि क्या है? दोस्तों 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि पूछा गया है तो 2007 से लेकर के 2012 तक थी। कब था दोस्तों? 2007 से 2012 तक, यानी 5 साल तक के यह पंचवर्षीय योजना की अवधि होती थी दोस्तों। 12वीं योजना की बात किया जाए दोस्तों, 11वीं वर्षीय पंचवर्षीय योजना के बाद 12वीं पंचवर्षीय योजना आया 2012 से 17 में। कब आया दोस्तों? 2012 से 17। लेकिन 13वीं पंचवर्षीय योजना नहीं लागू हुआ। ठीक है ना, क्योंकि दोस्तों 13वीं पंचवर्षीय योजना की बात आया तो नीति आयोग बदल गया था। क्या बदल गया था दोस्तों? नीति आयोग बदल गया था। और योजना आयोग दोस्तों कौन हो गया था? योजना आयोग का मालिक कौन होता है दोस्तों? तो प्रधानमंत्री होते हैं। 2015 में नीति आयोग लागू हो गया था। ठीक है ना, पंचवर्षीय योजना को हटा करके नीति आयोग को लागू कर दिया गया था। और दोस्तों योजना आयोग का मालिक कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। ठीक है ना, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। दोस्तों अगला सवाल कह रहा है कि दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया था? दोस्तों यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे दोस्तों, तो पूरा कंसंट्रेट हो जाए अभी से दोस्तों, क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपको पता नहीं कब आपके कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में पूछ दिया जाए दोस्तों। दोस्तों दादा भाई नौरोजी सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाए थे? तो 1868 ईस्वी में लगाए थे दोस्तों। इनके द्वारा एक पुस्तक भी लिखा गया था दोस्तों जिसका नाम है दोस्तों पॉवर्टी एंड अनविस्ट रूल इन इंडिया था। ठीक है ना, उस समय की कीमत दोस्तों 20 रुपया के अंतर्गत आता था। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रति आय कितना था दोस्तों? तो 20 रुपया था। ठीक है ना, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो 61वां नंबर सवाल कह रहा है दोस्तों कि मुद्रा कार्य करता है। दोस्तों मुद्रा के कार्य है दोस्तों मापन, संचयन, संचय दोस्तों, भुगतान, यानी कि इनमें से सभी काम मुद्रा का है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 62 नंबर सवाल कह रहा है दोस्तों कि गैर संसाधन वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन है। तो दोस्तों
विदेशी बैंकर से हम लोग कर्जा ले सकते हैं, व्यापारी से कर्जा ले सकते हैं, या फिर सहकारी से कर्जा ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या बोला दोस्तों, गैर संसाधन, यानी प्राइवेट होना चाहिए, सरकारी नहीं होनी चाहिए। तो महाजन से हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, कर्जा लेते हैं, वह सरकारी नहीं होता है, गैर सरकारी होता है, यानी प्राइवेट होता है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 63 नंबर सवाल कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है। दोस्तों यानी कि कहने का मतलब बहुराष्ट्रीय कंपनी, एक देश से दूसरे देश में उसी कंपनी को चलाया जाए। ठीक है ना दोस्तों। तो फोर्ड मोटर्स जो है यह एक देश से दूसरे देश में चलाए जाते हैं। कोका कोला दोस्तों एक देश से दूसरे देश में चलता है। दोस्तों नोकिया जो है एक देश से दूसरे देश में चलता है। यह तीनों कंपनी जो है दोस्तों सभी देश में चलती है। ठीक है ना। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल कह रहा है दोस्तों कि इनमें से कौन सा कंपनी, क्या दोस्तों, भूकंपीय तरंग नहीं है। क्या पूछा कि इनमें से कौन सा भूकंपीय तरंग नहीं है। तो दोस्तों आपको बता दें कि PLS जो है वह भूकंपीय तरंग है, लेकिन वो भूकंपीय तरंग नहीं है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों अगला सवाल कह रहा है कि भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा थी। दोस्तों भोपाल गैस त्रासदी मानवीय जनित थी। ठीक है ना। यह मानव के द्वारा संगत किया गया था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है दोस्तों कि प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए भीमराव अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त क्या दोस्तों, उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे दोस्तों। तो दोस्तों क्वेश्चन कहा गया है आपको दोस्तों कि प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद भीमराव अंबेडकर जो थे वह उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे। तो न्यूयॉर्क गए थे। सी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल कह रहा है दोस्तों कि मानव मुक्ति का क्या दोस्तों पुरोधा किसे कहा गया है। तो भीमराव अंबेडकर को मानव मुक्ति का पुरोधा कहा गया है। ठीक है ना। अगला सवाल है दोस्तों 68 नंबर की, रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे। तो रामधारी सिंह दिनकर थे दोस्तों बिहार के रहने वाले, बेगूसराय के सिमरिया गांव के। ठीक है ना। बेगूसराय के सिमरिया के रहने वाले थे दोस्तों। रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्रीय कवि भी कहा जाता है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 69 नंबर है दोस्तों क्वेश्चन की, सत्य के लिए आग्रह के लिए एक शब्द बताएं। तो दोस्तों सत्य के लिए एक शब्द सत्याग्रह होते हैं। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ से आप सभी के बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में। 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि क्या दोस्तों आशा दीवार किस कवि की रचना है। दोस्तों आशा दीवार गुरु नानक जी का रचना है। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों कि रस खान की कृति है, रस खान की कृति प्रेम वाटिका है। ठीक है ना। ए इज द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्तों अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अनुमति, क्या दोस्तों अनुमति शब्द का पर्यायवाची निम्न में से कौन है। तो सहमति दोस्तों हो जाएगा। ठीक है ना। अनुमति यानी सहमति हो जाएगा पर्यायवाची उल्टा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। विलोम कहने का मतलब उल्टा होता है दोस्तों। दोस्तों भारत सौभाग्य किनकी प्रसिद्ध नाटक है। दोस्तों प्रेमघन का भारत सौभाग्य प्रसिद्ध नाटक है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों 74 नंबर कि पानी क्या दोस्तों पानी उतारना मुहावरे का अर्थ है। यानी कि पानी उतारना दोस्तों शर्म की बात है, यानी शर्म न होना दोस्तों, इसका मुहावरे का अर्थ क्या होगा दोस्तों, पानी उतरना का मुहावरे का अर्थ होगा शर्म न रहना। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 75 नंबर सवाल कह रहा है दोस्तों नागरी लिपि शीर्षक निबंध के रचनाकार कौन है दोस्तों। तो दोस्तों नागरी लिपि शीर्षक निबंध के दोस्तों रचनाकार कौन है। तो गुणाकर मूले है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों क्या है कि हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों बहुत ही मस्ट बेवियर प्रश्न है कि हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं। तो हिंदी भाषा में 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों, एक वचन और द्विवचन। लेकिन संस्कृत में 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। सॉरी दोस्तों हिंदी में 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन एक वचन और बहुवचन होते हैं। और संस्कृत की बात किया जाए तो 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन हो जाते हैं। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों अगला सवाल है 77 नंबर, आज्ञे का जन्म कब हुआ। दोस्तों कौन है दोस्तों, आज्ञे का जन्म कब हुआ था दोस्तों। तो क्या है दोस्तों 7 मार्च 1911 का हुआ, 11 को हुआ था। ठीक है ना। 7 मार्च
1911 को हुआ था। ठीक है, आगे जी कौन थे दोस्तों? तो प्रयोगवाद थे। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है कि कुंवर नारायण द्वारा रचित पाठ है दोस्तों। कुंवर नारायण के द्वारा कौन सी पाठ लिखा गया है? तो एक वृक्ष की हत्या कुंवर नारायण के द्वारा लिखा गया है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 79 नंबर सवाल कह रहा है दोस्तों, या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहु पुर की तजी डरो, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है दोस्तों? तो गुरु नानक जी है। कौन है दोस्तों? गुरु नानक जी। ए इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसका अगला सवाल है दोस्तों, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म के लेखक कौन है? दोस्तों आप सभी को पता होनी चाहिए कि बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म के लेखक है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। ठीक है ना, चलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल कह रहा है कि रसखान किस विषय में प्रसिद्ध थे? दोस्तों रसखान जो थे वह सवया सवया छंद में प्रसिद्ध थे। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 82 नंबर सवाल कह रहा है कि ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के कथाकार थे? तो गुजराती भाषा के कथाकार थे। ठीक है ना, अगला सवाल है दोस्तों, किससे सुख की प्राप्ति नहीं होती है? दोस्तों इसमें दो आंसर हो सकता है, अहिंसा और क्रोध दोनों हो सकता है, लेकिन चलिए क्रोध के बिना ही दोस्तों सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल कह रहा है दोस्तों, भिखन टोला किस प्रांति में है? बिहार में है। कहाँ है दोस्तों? बिहार में भिखन टोला स्थित है। दोस्तों 85 नंबर सवाल कह रहा है कि आर्य समाज के संस्थापक हैं। दोस्तों स्वामी दयानंद है आर्य समाज के संस्थापक। डी इज राइट आंसर। दोस्तों अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है दोस्तों, मंदाकिनी का वर्णन रामायण के किस कांड में है? दोस्तों अध्याय कांड, अयोध्या कांड में दोस्तों मंदाकिनी का वर्णन किया गया है। ठीक है ना, बी इज राइट आंसर। अगला सवाल है दोस्तों, व्याघ्रपति कथा किस ग्रंथ से लिया गया है? तो दोस्तों हितोपदेश से व्याघ्र पथिक क्या दोस्तों व्याघ्रपथिक कथा लिया गया है, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, कर्ण किस देश का, क्या दोस्तों कर्ण किस देश का राजा था? दोस्तों कर्ण जो था वह अंग देश का राजा था दोस्तों। ठीक है ना, कर्ण को अंगराज भी कहा जाता था या फिर कर्ण को दोस्तों सूर्य का पुत्र भी कहा जाता है। ठीक है ना, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 89 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि विद्यापति कौन थे? दोस्तों विद्यापति कौन थे? तो मैथिली कवि थे। कौन थे दोस्तों? मैथिली कवि। ए इज राइट आंसर। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 90 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पाटलिपुत्र में क्या है दोस्तों? पाटलिपुत्र में कैमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? दोस्तों किस ऋतु में कैमुदी महोत्सव मनाया जाता था? तो शरद ऋतु में कैमुदी महोत्सव मनाया जाता था। ठीक है ना, बी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 91 नंबर, महर्षि क्या दोस्तों महर्षि याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम क्या था? दोस्तों याज्ञवल्क्य की पत्नी दोस्तों मैत्रेयी थी। कौन थी दोस्तों? मैत्रेयी थी। यह सभी प्रश्न आप लोग ध्यानबद्ध तरीके से देख लीजिएगा दोस्तों। हम वीडियो को फास्ट कर रहे हैं क्योंकि टाइम वीडियो में ज्यादा हो चुका है। ठीक है ना दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि विजयांका का किस कल्प की कवित्री थी? दोस्तों विजयांका का किस कल्प की कवयित्री थी? तो प्रथम कल्प की कवयित्री विजयांका थी। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों 93 नंबर सवाल कह रहा है कि संस्कारों की कुल संख्या कितनी होती है? दोस्तों संस्कारों की कुल संख्या कितनी होती है? दोस्तों तो संस्कार की कुल संख्या 16 होती है। ठीक है ना,